हम कणों की द्वैत प्रकृति के बारे में अध्ययन कर चुके हैं। डी ब्रोगली परिकल्पना के अनुसार किसी भी कण को तरंग की तरह से प्रदर्शित किया जा सकता है, और उसके बाद समूह वेग का जब सिद्धांत आया तो यह पाया गया कि कण को एक तरंगों के समूह और उसके बाद उसका परिणामी चित्रण, अनिश्चितता का सिद्धांत और वेव पैकेट का निर्माण, ये सारी स्टडी हम कर चुके हैं। जब कण गतिशील होता है तो उस गतिशील कण को व्यक्त करने के लिए एक तरंग की आवश्यकता होती है। तरंग की आवश्यकता क्यों होती है, तरंग फलन क्यों परिभाषित किया जाता है, ये हम पहले भी परिभाषित कर चुके हैं कि हम एक ही तरंग से वेव पैकेट और कण की गति दोनों को प्रदर्शित करना चाहते हैं, ताकि दोनों के लिए हमें अलग अलग तरंग नहीं लेनी हो। उसे हम श्रोडिंगर तरंग कहते हैं, और उसके हल जो आएगा तरंग फलन। तो तरंग फलन की आवश्यकता क्यों होती है? सबसे पहले तो कण की द्वैत प्रकृति को परिभाषित करने के लिए। कण द्रव्य कण है और एक तरंग के रूप में भी है, दोनों को परिभाषित कर सके इसलिए एक तरंग फलन की आवश्यकता होती है। फोटोन जैसा हम डिफाइन कर चुके हैं, फोटोन को एक द्रव्य कण भी मानते हैं, और फोटोन विद्युत चुम्बकीय तरंगों की ऊर्जा के पैकेट भी है तरंगों के रूप में। तो कण की द्वैत प्रकृति हमारे पास यहाँ से सिद्धांत होती है। विद्युत चुम्बकीय तरंगों का अपना विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र होता है जो एक दूसरे के लंबवत होते हैं। विद्युत चुम्बकीय तरंगों की प्रकृति से आप जानते हैं। और फोटोन के लिए ये उसका द्रव्य क्षेत्र होता है, द्रव्यमान क्षेत्र होता है, वह क्षेत्र जहां पर उस फोटोन की ऊर्जा का अध्ययन, ऊर्जा की उपस्थिति महसूस की जा सके, उसे उसका द्रव्य क्षेत्र कहते हैं। जैसा फोटोन का यहाँ द्रव्य क्षेत्र है, उसी तरह से किसी भी द्रव्य कण के लिए हम परिभाषित कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉन हो, प्रोटॉन हो, न्यूट्रॉन हो, म्यूऑन हो, उनका अपना द्रव्य क्षेत्र होता है। तरंग पैकेट क्योंकि व्यतिकरण प्रतिरूप है और कण इसके अंदर रहता है, हम वेव पैकेट के बारे में परिभाषित कर चुके हैं। इस गतिशील कण को व्यक्त करने के लिए एक तरंग फलन की आवश्यकता होती है जो तरंग पैकेट और कण दोनों को व्यक्त कर सके। ये तरंग श्रोडिंगर तरंग कहलाती है, हम परिभाषित कर चुके हैं। तरंग फलन का वर्ग तरंग पैकेट में कण के उपस्थित होने की प्रायिकता है। यहाँ हम प्रोबेबिलिटी की बात करेंगे। तरंग फलन जब आप देखें तो तरंग फलन हमारे पास इस तरह से आता है। इस बाउंड्री के बीच में, एम और एन बाउंड्री के बीच में जो तरंग फलन हमें मिलेगा वो इस तरह से मिलेगा, यानी सेंटर ऑफ बाउंड्री जहाँ पर कण के पाए जाने की प्रायिकता अधिकतम होती है, वहाँ पर इसका आयाम का मान अधिकतम और बाकी जगहों पर शून्य। इसके बाहर हमारे पास ये तरंग उपस्थित नहीं रहती है, यानी वेव पैकेट का निर्माण इस सीमा के अंदर होगा सिर्फ, और यही तरंग लगातार उस वेव पैकेट को चलाती रहेगी। जब हम प्रायिकता की बात करते हैं तो प्रायिकता में साई और साई स्टार कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट, ये प्रोबेबिलिटी डेंसिटी, प्रोबेबिलिटी फंक्शन है प्रायिकता फलन। और प्रायिकता फलन को जब आप इसमें दिखाएंगे तो इसमें नेगेटिव राशि नहीं आएगी क्योंकि ये स्क्वायर हो गया, तो सारी पॉजिटिव वैल्यूज हमारे पास आएंगी। ये कण के वेव पैकेट, जो वेव पैकेट यहाँ बन रहा है, उस वेव पैकेट में पाए जाने की प्रायिकता को प्रदर्शित करता है। यानी जहाँ पर वेव पैकेट के लिए अधिकतम मान है केंद्र पर, कण यहाँ पर अधिकतम रूप से पाया जाएगा। इन स्थानों पर कण की पाए जाने की प्रायिकता हमारे पास कम होगी, इन स्थानों पर कण के पाए जाने की प्रायिकता कम होगी, क्योंकि वेव पैकेट का शेप आप जानते हैं वो इस तरह से होता है। तो जहाँ पर आयाम अधिक वहाँ पर कण के पाए जाने की प्रायिकता अधिक, और जहाँ पर आयाम कम वहाँ पर कण के पाए जाने की प्रायिकता भी कम होती है। तरंग फलन की विशेषताएं क्या होंगी? बिल्कुल जो हमने आवश्यकताएं देखी हैं, बिल्कुल वही तरंग फलन की विशेषताएं हैं। गतिशील कण को व्यक्त करने के लिए तरंग की आवश्यकता होती है जो तरंग पैकेट और कण को व्यक्त कर सके। ये श्रोडिंगर वेव फंक्शन कहलाता है।
श्रोडिंगर वेव फंक्शन जैसा हमने हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल में परिभाषित किया था कि वेव पैकेट निर्माण के लिए हमें संगत निर्देशांकों की आवश्यकता होती है। संगत निर्देशांक संवेग और स्थिति, कोणीय संवेग या कोणीय स्थिति, ऊर्जा और समय, ये संगत निर्देशांक है और वेव पैकेट इन्हीं निर्देशांकों के बीच में बनता है। श्रोडिंगर तरंग फलन कण के तरंग पैकेट में उपस्थित होने की प्रायिकता दर्शाता है। तरंग फलन का वर्ग तरंग पैकेट में कण के उपस्थित होने की प्रायिकता है और इसका मान पूरे वेव पैकेट के लिए 1 होना चाहिए। तभी हम कह सकते हैं कि कण हर समय पर वेव पैकेट के अंदर उपस्थित रहता है। श्रोडिंगर तरंग फलन ऐसा होना चाहिए जो गति के सभी स्थिरांकों को व्यक्त कर सके। और ये हम जानते हैं कि न्यूटन का नियम गति को प्रदर्शित करता है क्लासिकल मैकेनिक्स में। तो यहाँ पर जब हम उसे परिवर्तित कर रहे हैं गति को श्रोडिंगर तरंग फलन से, तो श्रोडिंगर तरंग फलन भी हमारे पास ऊर्जा के संरक्षण और न्यूटन के नियम के जैसा ही होना चाहिए। कण की गति का वर्तमान और कण की गति के भविष्य के बारे में परिभाषित कर सके। तरंग फलन इस तरह का होना चाहिए। वर्तमान और भविष्य में घटित होने वाली घटनाओं के बारे में बता सके। जैसा हम प्रायिकता के बारे में बात कर रहे हैं, तो हम श्रोडिंगर तरंग फलन की वर्तमान प्रायिकता और उससे आगे के टाइम की प्रायिकता, अभी के समय से 10 सेकंड बाद की या अभी के समय से 30 सेकंड बाद, हम प्रायिकता बड़े आसानी से परिभाषित कर सकते हैं, क्योंकि वो एक फलन है, तरंग फलन है। सतत फलन होता है, एकल मानी होता है, क्योंकि एक स्थान पर प्रायिकता का मान एकल होना चाहिए। ये तरंग फलन की विशेषताएं हैं। कंटिन्यूअस होना चाहिए वेव पैकेट की सीमाओं तक और एकल मानी होना चाहिए। जिस तरह से न्यूटन के नियम से हम संवेग और स्थिति और ऊर्जा के बारे में ज्ञात कर सकते हैं, क्योंकि ये वेव पैकेट है, तरंग फलन है, इसलिए यहाँ पर संवेग और स्थिति और ऊर्जा इनके बारे में बात करने पर हमें उनके प्रत्याशा मान निकालने पड़ेंगे, एक्सपेक्टेशन वैल्यूज। ये स्टैटिस्टिकल है, हम आगे इसको देखेंगे कि प्रत्याशा मान क्या होते हैं और प्रत्याशा मान किस तरह से परिभाषित किए जाते हैं। तो वेव पैकेट का तरंग फलन, श्रोडिंगर तरंग फलन ऐसा फलन होना चाहिए जिससे हम कण के लिए इन मानों की गणना कर सकें। एकल और सतत मानी मैंने आपको बता ही दिया था, सतत होना चाहिए, रेखीय होना चाहिए, सतत होना चाहिए और एकल मानी होना चाहिए, क्योंकि कण के एक स्थान पर पाए जाने की प्रायिकता एकांक है। इसलिए तरंग फलन का मान किसी एक स्थान पर एकांक होना चाहिए, एकल मानी होना चाहिए। अब कण की गति प्रदान करने के लिए चिरसम्मत तरंग यांत्रिकी में तरंग गति को व्यक्त करने वाली तरंग समीकरण के समान ही क्वांटम यांत्रिकी में कण को जब हमने तरंग फलन परिभाषित कर लिया, तो कण जब गतिशील है तो उसको गति देने के लिए तरंग गति की एक समीकरण होनी चाहिए, जो श्रोडिंगर तरंग समीकरण कहलाती है। क्या क्या विशेषता होगी इसकी? जैसा हमने फलन के बारे में बात करा था, रेखीय हो, सतत हो, एकलमानी हो, उसी तरह से तरंग समीकरण भी रेखीय होनी चाहिए, ताकि उसका सॉल्यूशन और उसके सॉल्यूशन का कोई ग्रुप पुनः उस समीकरण का हल हो सके। तभी अगर वो रेखीय होगी तभी ऐसा होगा, अदरवाइज नहीं होगी। और हम जानते हैं कि इसी समीकरण से हम वेव पैकेट का निर्माण करते हैं, और वेव पैकेट में कई सारी तरंगें होती हैं, तो तरंगों के हलों का एक ग्रुप हमें मिलेगा, ताकि इस तरंग समीकरण से वेव पैकेट का निर्माण हो सके। उसके लिए आवश्यक ये है कि रेखीय होनी चाहिए, ताकि इसके सॉल्यूशंस का ग्रुप पुनः उस तरंग समीकरण का हल हो सके। तरंग समीकरण के गुणांकों में प्लांक नियतांक, द्रव्यमान या आवेश हो सकते हैं, परंतु गति के अन्य प्राचल, संवेग, ऊर्जा, संचरण संख्या, आवृत्ति आदि नहीं होने चाहिए। ये तरंग समीकरण में नहीं होने चाहिए, क्योंकि ये हमारे पास अध्यारोपण के समय तरंग पैकेट के निर्माण में बाधा डालेंगे। ये गति के समीकरण है, और गति के समीकरण जब तरंग समीकरण में आ जाएंगे तो वो
जैसा आप देखते हैं चिरसम्मत यांत्रिकी में वेग आता है तरंग गति के समीकरण में, तरंग फलन अलग है, तरंग गति का समीकरण अलग है, जहाँ पर 1/वेग स्क्वायर आता है। चिरसम्मत यांत्रिकी में तो ठीक है, लेकिन क्वांटम मैकेनिक्स में ये वैल्यूज हमारे पास नहीं आनी चाहिए। संवेग हो, ऊर्जा हो, संचरण संख्या हो या आवृत्ति हो, इस तरह के गति के जो कॉन्स्टेंट्स है, गति के जो प्राचाल हैं, वो तरंग समीकरण में नहीं आने चाहिए। तो ये कुछ लिमिटेशन है श्रोडिंगर तरंग समीकरण की। हम इसी से आगे बढ़ेंगे और श्रोडिंगर तरंग समीकरण के बारे में बात करेंगे।